नमस्कार, गुड मॉर्निंग टीवी के साथ मैं अभिषेक तिवारी। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, नेताओं की व्यस्तताएं बढ़ती जा रही, क्षेत्रों में उनका आना जाना लगा है। इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश महिला कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष कविता पांडे, वरिष्ठ नेत्री हैं और काफी लंबे समय से रीवा क्षेत्र में इस प्रदेश में अपनी राजनीतिक भूमिका का निर्वहन कर रही हैं। अब जबकि लोकसभा चुनाव है, तो आइए बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के हालात हैं और क्या कुछ चल रहा है इस क्षेत्र में, इस रीजन में। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्कार। एक महिला नेत्री होने के बिहाफ में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि क्या स्थिति है महिलाओं की इस चुनाव में आपकी पार्टी के द्वारा? मेरी पार्टी हमेशा से ही महिलाओं को बहुत प्रोटेक्शन देती रही है। आपने देखा होगा कि हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी रही है, हम लोग ने राष्ट्रपति अपना बनाया, प्रतिभा पाटिल दी थी, संसद की अध्यक्ष मीरा कुमार जी थी। इस बार भी हमारी पार्टी ने लगभग 6 टिकट दिए हैं लोकसभा की, और विधानसभा में भी पर्याप्त मात्रा में प्रतिनिधित्व दिया था। आपको याद होगा कि जब हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की पहले सरकार हुआ करती थी, उस टाइम त्रिस्तरीय पंचायती राज के तहत महिलाओं को 50% आरक्षण मिला था। और अभी भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने अनाउंस किया है और प्रतिज्ञा की है, वचन दिया है कि यदि केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो हम महिलाओं को 33% विधानसभा और लोकसभाओं में भी आरक्षण देंगे। विरोधियों का या फिर सत्ता दल का यह कहना रहता है हमेशा से कि महिलाओं को लेकर हमने बहुत ज़्यादा काम किया। उज्ज्वला योजना की वो हमेशा बात करते हैं और कहते हैं कि वो जो तबका है जो हमेशा से उपेक्षित रहा है, धुएं में खाना बनाता रहा है, वो कभी कुछ बोलता नहीं है, लेकिन इस बार उज्ज्वला योजना जैसी योजनाएं जो हैं वो हमें प्लस करेंगी। तो आपको नहीं लगता है कि इस बार लोकसभा चुनाव में ये एक बड़ा फैक्टर होगा? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हर पार्टी अपनी रीति नीति के बारे में बात करती है और अपनी बातों को लंबा चौड़ा बढ़ाकर कहती है। मेरा ऐसा मानना है कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ, 70 वर्षों के भीतर ही हम एक छोटे गुलाम देश थे जहाँ 30 करोड़ आबादी थी, संसाधनों की बेहद कमी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर ना के बराबर था। तो हम दुनिया की 30वें नंबर की महाशक्ति बने इन 70 वर्षों में बड़ी तेज चाल चलते से। दुग्ध क्रांति की बात करें, हरित क्रांति की बात करें, महिला आरक्षण की बात करें, आज मुझे याद है कि इतने घूंघट में जो महिलाएं आती थी उनका घूंघट यहाँ पहुँचा और उसके बाद वो पल्ले में आ गई, और आज कदम ताल करती हुई दुनिया के जो सर्वोत्तम जगह है, कल्पना चावला हो, सनी विलियम्स हो, इवन हम लोग हो, सब लोग कदम ताल कर रहे हैं और तेज गति से आगे भाग रहे हैं। रही बात उज्ज्वला योजना की, तो सरकार जब भी कोई आती कुछ ना कुछ तो काम करती ही है। उज्ज्वला इन्होंने दिया, लेकिन उसका जब गैस का सिलेंडर 1000 रुपया हुआ तो एक भी आपने फोटो देखे होंगे फेसबुक में, उसको गैस का जो चूल्हा है उसमें उसको अलमारी की तरह प्रयोग करें, क्योंकि इन महिलाओं के पास 1000 रुपया नहीं है कि वो गैस का सिलेंडर रिफिल करवा पाए। तो जो 400 साढ़े 400 रुपए का रिफिल सिलेंडर मिलता तो 1000 का मिल रहा। हमारी सरकार ने अभी आते ही, हमारे मध्य प्रदेश में जैसे ही सरकार आई, आपने देखा होगा 22 लाख किसानों का कर्जा माफ हो गया, लड़कियों का लाइसेंस फ्री बन गया। आज लड़कियां अपने स्कूटर, मोटरसाइकिल, गाड़ी जो भी चलाएं उनका लाइसेंस 24 घंटे के अंदर फ्री में बन रहा है। और तमाम ऐसे बहुत सारे काम हैं। हम कोशिश हमारी होगी कि हमारे स्कूल कॉलेज यहाँ पर रीवा में नए खुले। लड़कियों की सुरक्षा का मसला है कि उनको सुरक्षित कैसे मध्य प्रदेश दिया जाए। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश रेप कैपिटल रहा है और पूरे 15 साल तक लगातार दुनिया में वो भारत में सबसे नंबर 1 बना रहा। तो बहुत सारे चैलेंजेस छोड़ के ये सरकार गई है, और हमारी पार्टी महिलाओं को वोट नहीं मानती। ये मानती है कि महिला यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो महिला का सम्मान करती है। और हमारी पार्टी में तो महिलाएं तमाम विभिन्न पदों में हैं। विधानसभा में इस लोकसभा क्षेत्र में 3 सीटें हमने महिलाओं को दी थी और बीजेपी ने 1 भी नहीं दी, तो हम महिलाओं को ज़्यादा ही मानती है। वो तो बस बातें हैं, बातों का क्या। आप लगातार जब महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं तो ये भी देखना जरूरी है कि पिछले 3 महीनों में जब से कमलनाथ जी की सरकार बनी है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं, चाहे वो रेप के मामले हों, चाहे वो छेड़खानी के मामले हों, किसी तरह के घरेलू हिंसा के मामले, उस तरह के मामले बढ़े हैं। तो इन सब में आपका क्या कहना है? क्या आप ये मानती हैं कि कमलनाथ सरकार इस मामले पर फेल हुई? सूपा बोले तो बोले, चलनी क्या बोले जिसमें 76 तो छेद। 15 साल तक मध्य प्रदेश रेप कैपिटल के नाम से मशहूर रहा है। यहाँ जब
अपराध अनुसंधान ब्यूरो के रिजल्ट हर साल आते थे, तो आप देखते रहते थे कि मध्य प्रदेश रेप में, महिला अपहरण में, कुपोषण में, बलात्कार में, इसमें हमेशा नंबर 1 रहता था। पूरे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में मध्य प्रदेश इतना बदनाम था कि शिवराज सिंह के घर के बगल में 4 साल की बालिका के साथ रेप हुआ। सोती हुई बालिका को नरभक्षी उठा ले जाते थे। आज इतने 15 साल का कुशासन, भ्रष्टाचार, महिलाओं के ऊपर जो अपराध बढ़े थे, उसको सुधारने में कुछ तो समय लगेगा। हमारी सरकार सिर्फ 2-2.5 महीने की सरकार है। एक छोटा सा बच्चा जो कि अभी अभी पैदा हुआ, इतने चैलेंजेस, किसान परेशान, पूरे मध्य प्रदेश की आर्थिक हालात जर्जर, अब पूरा का रीस्ट्रक्चर नया सब कुछ खड़ा करना। लेकिन उसके बावजूद कमलनाथ जी को मैं धन्यवाद देती हूँ, ऐसे विकास पुरुष को, जिन्होंने मात्र 76 दिन में 83 अपने वचन पूरे किए, और उसमें महिला सुरक्षा भी एक वचन है जिसको उन्होंने पूरा किया है। और कुछ दिन में आप देखेंगे कि हमारा मध्य प्रदेश राम राज्य बनेगा और यहाँ सुशासन होगा, और कमलनाथ जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और खासतौर पे महिलाओं के तो बहुत हित चिंतक है। आपने देखा होगा कि चाहे टिकट की बात हो, चाहे सुरक्षा की बात हो, चाहे महिलाओं के बारे में अच्छा सोचने की, बहुत स्पष्टता के साथ कहते हैं कि महिलाएं ज़्यादा सजग होती हैं, ज़्यादा सज्जन होती हैं, उनका काम करने का तरीका और उससे बेहतर होता है। तो महिलाओं के ऊपर उनका भरोसा बहुत ज़्यादा है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो 15 साल का कलंक है, हमारी सरकार जो कांग्रेस की आई वो सब मिटा देगी और मध्य प्रदेश राम राज्य स्थापित होगा। रीवा राम राज्य की आपने बात की, ये अक्सर बीजेपी बात करती है। रीवा की बात करें, अगर चुनावों और पूरे विंध्य क्षेत्र की बात करें, तो एक युवा प्रत्याशी हैं सिद्धार्थ तिवारी, जिन्हें टिकट दिया गया है, और दूसरी तरफ एक अनुभवी व्यक्ति हैं, 5 साल से सांसद रहे हैं और वर्षों से राजनीति में सक्रिय रहे हैं। अब ये चुनाव एक ऐसे दौर पर हो रहा है जबकि हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी की एक लहर थी। रीवा लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटें थी, सभी बीजेपी ने जीती। तो इस बार आपको क्या लगता है कि लोगों का रुझान और झुकाव क्यों कांग्रेस की तरफ होगा और कैसे होगा? पिछला विधानसभा चुनाव विंध्य प्रदेश में मनी माफिया ने ये चुनाव जीता है। आप जानते हैं कि यहाँ के जो नेता हैं वो नेता कम, व्यापारी ज़्यादा है। रेत, बालू, गिट्टी, गुंडागर्दी, डकैती, जमीन माफिया, ये इस तरीके से काम किया कि पूरे मध्य प्रदेश के साथ ही इन्होंने रीवा के संसाधनों को लूट खाया। आपने देखा होगा कि एक विधायक ने 10-10 करोड़ का चुनाव लड़ा, और कांग्रेस पार्टी के पास 15 साल के बाद चुनाव हो रहे थे। इस तरीके के संसाधनों का नितांत अभाव था, कार्यकर्ता थे जो काम कर रहे थे। और जब विंध्य प्रदेश में ये हुआ कि विंध्य प्रदेश हम जीत रहे हैं, आपने देखा होगा कि जब पिछली बार इतनी ज़्यादा मोदी लहर थी तो भी विंध्य प्रदेश का प्रेजेंटेशन बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो जब इनको अंदाज़ा लग गया कि विंध्य प्रदेश में हम साफ हो रहे हैं, तो उन्होंने एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए और पैसों से, दारू से, और कैसे, मतलब मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती, इनके द्वारा पूरी तरह मारकाट मचाने उन्होंने चुनाव जीता। लेकिन अब जनता को ये समझ में आ गया होगा कि हमसे चूक हो गई। मध्य प्रदेश में जब सरकार बनी तो हमने अपना प्रतिनिधि नहीं भेजा। आज प्रतिनिधि न होने के कारण जनता को छोटे छोटे कामों के लिए उससे परेशानी होती है। तो जनता को ऐसा लग रहा है कि सिद्धार्थ तिवारी राज जो युवा है, MBA है, इंजीनियर है, और उनका ब्राइट सोच है, बड़ा विस्तृत आयाम में वो काम करते हैं, विजनरी हैं, और युवा जोश है, कट्टर सोच नहीं है, युवा जोश है और काम करने की इच्छा रहते हैं। अब मैं बात भाई जनार्दन मिश्रा जी सांसद जी की कर दूं। मुझे याद है कि जब ये सरपंच हुआ करते थे तो 13 पंचों ने इनके खिलाफ अविश्वास किया था, भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर, और इनको सरपंची से बर्खास्त किया गया था। इनका गाँव हरदुआ है, हिनौता है, और ये अपने गांव में, इनके आज भी महिलाएं 10 किलोमीटर दूर से पानी लाती हैं। इन्होंने अपने गांव को गोद लिया था। आज भी 5 साल में इनके गोद लिए हुए गांव को चल नहीं पाए। एक छोटा बच्चे को गोद लेते हैं तो धीरे धीरे करके 5 साल में बड़ा हो जाता है, चलना सीख लेता है। तो जो आदमी अपने गांव का विकास नहीं कर पाया, रीवा का नहीं कर पाया, रीवा में बताइए सांसद जी कि आपने ऐसा कौन सा काम किया है कि आपको जनता दोबारा वोट दे। हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं इसलिए कि वो डेवलपमेंट ओरिएंटेड हो। क्या आपने कहा था कि हम 2 करोड़ बेरोजगारों को बेरोजगारी देंगे, तो आप बताइए कि रीवा में कितने बेरोजगारों को आपने रोजगार दिया? आपने ऐसा क्या काम किया है कि आपको जनता को वोट देना चाहिए? आपने देखा कि सोलर पावर प्रोजेक्ट आया, एक भी रीवा के बच्चे को, युवा बेरोजगार को नौकरी नहीं मिली। जब हम लोग बात करते थे कि हमारे बच्चों को जो MBA है, इंजीनियर है, इनको वोट दो, तो वहाँ कहा जाता था कि भेज दीजिए। एक मैकेनिकल इंजीनियर की मैंने बात की, बोले 5,000 रुपये हम देंगे। तो हमने कहा कि 5,000 अपना रखे रहना, मैं 1,000 और भेज दूंगी तुमको। तो एक मैकेनिकल इंजीनियर की औकात हमारे सांसद जी ने कुल 5,000 की कर दी थी। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए
कि ऐसे सांसद को हमें क्यों वोट देना चाहिए। हमें देखिए व्यापक दृष्टिकोण से सोचना होगा, रीवा के हित के विषय में सोचना होगा कि आखिर दो हमारे पास प्रत्याशी हैं, एक सांसद जनार्दन मिश्रा जिनको बत्सल जनता ने देखा, एक सिद्धार्थ जो नया लड़का है जिसकी सोच व्यापक है, जो चाहता है कि एक नया अस्पताल कांग्रेस पार्टी ने दिया है तो उस अस्पताल का अच्छा प्रबंधन हो, अच्छे डॉक्टर्स आए, अच्छा रीवा में इलाज मिले, हवाई जहाज की फैसिलिटी हो, युवाओं को रोजगार मिले। तमाम ऐसे विषय हैं जिन पर वो काम करना चाहता है। अब जनता को ये निर्णय करना है कि वो डेवलपमेंट ओरिएंटेड सांसद चाहती है या वही कूप मंडूक जो जब जनता सवाल करती है कि भैया 2 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं तो वो ठेला ढंगाने लगते हैं। 550 जब नगर निगम में कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, तो आपका काम क्या होता है? उनका मैनेजमेंट करना। आपका मेयर है और आप नाटक करते हैं। कभी आपको 2.5 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है तो कभी आप जूता सिलाने लगते हो, तो आखिर वो 2.5 लाख रुपए आपके कहाँ जाते हैं? तो ये बहुत सवाल बहुत सारे हैं जिनके उनको जवाब देने चाहिए और जनता उन जवाबों की उनसे अपेक्षा भी करती है। मुझे तो ऐसा कहना है कि सांसद जी आपकी सांसदी का काम हो गया खत्म। आपको तो प्रणाम करना चाहिए जनता से कि भैया मैंने 5 साल काम किया, कोशिश की, मेरे ऊपर राजेंद्र शुक्ला जैसा नेता रहा है जिसका मैं रबर स्टैंप रहा हूँ। आपने देखा वो आगे गाड़ी चलाए, ये पीछे बैठे, इनका कोई रुतबा सांसद का नहीं रहा। सांसद का पद एमएलए से बड़ा होता है, लेकिन ये पीछे वाले एक तरीके से रिमोट या रबर स्टैंप कहा जाए तो ये रबर स्टैंप टाइप के आदमी रहे हैं। आदमी ये भले हैं, सज्जन है, इनको गुस्सा भी बहुत आता है। तो आज बीजेपी का वर्कर ही इनके साथ बिल्कुल नाक के बराबर है, क्योंकि इन्होंने बहुत लोगों को प्रताड़ित किया, डांटा फटकारा है। इनका एक ही इनके कार्यकाल का अचीवमेंट दिखता है कि रीवा में 100 करोड़ का सरकारी भूमि को कब्जा करके उसमें इनके द्वारा एक कार्यालय बनाया गया जिसमें मजे से 50 के लगभग एसी लगे हैं और ये मौन सब लोग हठनी हवा लेते हुए विश्राम करते हैं। चुनाव का समय है और बहुत ज्यादा आरोप आपने लगाए। अच्छा, एक महिला एक भी आरोप नहीं है, ये जो भी मैंने कहा सत्य है। आप खुद भैया से, वो हमारे भाई हैं, हम लोग ने जब वकालत करी तो मेरे अगल बगल, मैं उनको बड़े भाई के रूप में उनको प्रणाम करती हूँ और उनमें उनका आदर भी करती हूँ, लेकिन वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है और उनके अंदर वो जो कैपेसिटी और कैलेबर सांसद के अंदर होना चाहिए वो नहीं है। वो एक सज्जन व्यक्ति है, उनको वापस जाके वकालत करनी चाहिए और हम दोनों मिलकर काम करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात कही आपने कि किस तरह से तरह तरह के आरोप भी लगाए और फिर लास्ट में अच्छी बात कह दी कि साथ में वकालत करें। ठीक है, वो उनका मसला है। राजनीतिक तौर पर अगर बात करें एक महिला नेत्री होने के लिहाज से मैं अगर पूछूं आपसे कि रीवा में ऐसी कौन सी संभावनाएं हैं जो महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए, स्कूल गर्ल्स, कॉलेज गर्ल्स हैं, ऐसी कौन सी सुविधाएं हैं जो होनी चाहिए और भविष्य में ये एक हब के रूप में रहे, पढ़ाई के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में, तो ऐसी क्या एक्शन प्लान होगा आपका और कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिन्हें आप उठाएंगे भविष्य में अगर आपकी सरकार आती है? निसंदेह रीवा में विगत 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक भी कॉलेज नहीं खोला। आप लोग देखते होंगे गर्ल्स डिग्री कॉलेज इकलौता है जो हमारी बच्चियां, उनके पढ़ने के लिए जगह नहीं है, उनको प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ता है। रीवा हमारा गरीब जिला है कहना चाहिए, उतना आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है क्योंकि यहाँ फैक्ट्रीज और तमाम जो उद्योग व्यापार ना के बराबर है। जेपीबीटीएल कांग्रेस ने बनाया था, 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके कारण एक उद्योग का कोई माहौल बनता, वातावरण बनता और युवाओं को रोजगार मिलता। लड़कियों के लिए विद्यालय नहीं है, महाविद्यालय नहीं है। एक ही कॉलेज रीवा शहर में जीडीसी, जो कि पता नहीं, मुझे याद आता है 50 साल पुराना है। तो ऐसे हमारा सर्वप्रथम जो मूल उद्देश्य होगा लड़कियों के लिए कि कम से कम 2 महाविद्यालय बने ताकि हमारी जो बालिकाएं बाहर जाती हैं उनको ना जाना पड़े, उनको शिक्षा का एक अच्छा सम्मानजनक अवसर रीवा में मिले। उद्योगों में, व्यापार में और तमाम जगहों में मेरी कोशिश होगी कि उनको 33% आरक्षण मिले और उनको नौकरियां भी रीवा में मिल जाए ताकि उनको बाहर जाने का कोशिश ना करनी पड़े और ना जाना पड़े, तो उससे उनको फायदा होगा। सुरक्षा एक मसला रहता है। आजकल साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि जैसे जैसे हम इंटरनेट की दुनिया और सोशल मीडिया में हम जाते रहते हैं, साइबर क्राइम बढ़ता जाता है। तो हम लड़कियों को भी आगाह करते हैं और अपनी सरकार से भी ऐसा कुछ मांग करेंगे कि साइबर क्राइम से हमारी बेटियाँ बची रहें, उनको सम्मान मिले, उनको सुरक्षा मिले, उनको संबल मिले, उनको आर्थिक रूप से संपन्न हो, समृद्ध हो। आरक्षण और आर्थिक रूप से जब कोई बालिका और कन्या समृद्ध होती है तो एक परिवार समृद्ध होता है, एक परिवार शिक्षित होता है, उससे पूरे समग्र समाज की रचना होती है और पूरा समाज आगे बढ़ता है। ये थी हमारे साथ महिला कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष कविता पांडे जी, जिन्होंने कई मसलों पर हमसे बात की, रीवा की राजनीति पर बात की, प्रदेश की राजनीति पर बात की, उज्ज्वला योजना की बात की और महिला सशक्तिकरण की बात की।
तो देखना है कि चुनाव में जनता का रुझान किस तरफ होता है और महिलाओं को किस तरह से कौन सी सरकार ले जाती है। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहें गुड मॉर्निंग के साथ, गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। धन्यवाद।